हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 8 इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा, जो एग्रीगेट डिमांड पूरी यूनिट है उसमें ये सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले ये समझते हैं कि इस चैप्टर को मैं किस तरीके से कवर करने वाला हूँ और उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो बेटा इस चैप्टर में है ना, इस चैप्टर में हम लोग तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम में पहले हम समझेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या है और इक्विलिब्रियम को समझने के लिए जो दो अप्रोचेस हैं, एक एडीएस अप्रोच और एक सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, सेकंड टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब अलग अलग तरह के इक्विलिब्रियम लेवल्स होते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और उसके बाद आते हैं अपने न्यूमेरिकल्स। तो बेटा इस पूरे चैप्टर को लगभग मैं 5 से 6 पार्ट में कवर करूंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के बाद क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, बिना क्वेश्चन डिस्कस करे आपका चैप्टर खत्म नहीं होगा। ठीक है, आपके नंबर नहीं आने वाले। तो मैं किस तरीके से आपको चैप्टर कवर करवाऊंगा, तो बेटा आज अपन इस वीडियो में ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच पढ़ेंगे। सेकेंड वीडियो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के ऊपर होगा, इसको अपन थर्ड वीडियो में कवर करेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग से वीडियो होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए अलग होगा। ठीक है, तो लगभग 5 से 6 पार्ट में अपना ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। बच्चों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चों को सब कुछ फटाफट चाहिए, मतलब तेज तेज स्पीड पे आगे बढ़ा बढ़ा के वीडियो देखेंगे। बेटा मत देखना, 25 से 30 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, लेकिन अगर आपने ये 20-25 मिनट है ना, 15-20 मिनट मेरे साथ शांति से आराम से टॉपिक समझ लिया, बेटा 15-20 मिनट कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ा बढ़ा के 2x स्पीड पे मत देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं टॉपिक आपको समझाने वाला हूं, जो एग्जाम्पल में समझाने वाला हूं, अगर वो आपके दिमाग में फिट बैठ गया तो आपका ये चैप्टर और साथ के साथ अगला चैप्टर एक्सेस डिमांड और एफिशिएंट डिमांड, ये दोनों ही चैप्टर क्या हो जाएंगे, पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, अगर आज वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया तो। ठीक है, तो बिना देर किए अपन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम। बेटा सबसे पहले समझो कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो बेटा पूरी एग्रीगेट डिमांड यूनिट में, है ना, पूरी एग्रीगेट डिमांड यूनिट में अगर ये इक्विलिब्रियम वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, अगर इक्विलिब्रियम वर्ड आ जाए तो इक्विलिब्रियम कब होगा, जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू किसके बराबर हो, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने क्या बताया कि इक्विलिब्रियम कहां बनेगा, जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था कि सारे सेक्टर्स मिलके जितना खरीदने का सोच रहे हैं, प्लानिंग टू बाय, और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो कितना सप्लाई करने को देख रहे हैं। जब ये दोनों चीजें बराबर हो जाएगी तब हम क्या कहेंगे कि इकोनॉमी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, जहां पर एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर हो, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो। ठीक है, अब बेटा होता क्या है कि दो कॉन्सेप्ट हैं। एक मैंने आपको 7th चैप्टर में पढ़ाया ब्रेक इवन, है ना, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, और सेकंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। बेटा इन दोनों के ग्राफ में, इन दोनों के ग्राफ में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का ही ग्राफ एक जैसा बनता है। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन है ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बेटा आप ग्राफ में भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो मेरे लिए आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं इन दोनों चीजों को साथ में समझाता हूं, दोनों ग्राफ को लेते हैं और क्या डिफरेंस है ये मैं बताता हूं आपको। ठीक है, देखो बेटा दोनों ग्राफ सेम है, देखो दोनों ग्राफ सेम है। अब दोनों ग्राफ सेम है तो बेटा ब्रेक इवन और इक्विलिब्रियम दोनों का ग्राफ सेम ही बनेगा, लेकिन बस फर्क इतना है, बहुत ध्यान से सुनो, कि जब अपन ब्रेक इवन की बात करेंगे, जब अपन क्या बात करेंगे, ब्रेक इवन की बात करेंगे, तो ब्रेक इवन पे क्या कंडीशन होती है,
बेटा ब्रेक इवन पे होता है C इज इक्वल्स टू वाई और S इक्वल्स टू 0, है ना। मैंने बहुत अच्छे से सारी चीजें पढ़ाई हैं आपको। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे कौन सी दो चीजें बराबर होती हैं? C इज इक्वल्स टू वाई। मतलब अगर ग्राफ ऐसा बने, अगर ग्राफ ऐसा है और ग्राफ किस किस के बीच में बन रहा है? कंजप्शन और इनकम के बीच में ग्राफ बन रहा है। ठीक है, ग्राफ ऐसा ही बन रहा है। कंजप्शन का ग्राफ ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होगा और इनकम का ग्राफ 45 डिग्री पे रहेगा। ठीक है, ये सब चीजें अपन पढ़ चुके हैं। तो बेटा अगर इस ग्राफ में मैं इस वाली ये वाला जो कर्व है इसको कंजप्शन बोल दूं, कंजप्शन कर्व, और ये वाला इनकम कर्व, तो बेटा ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? जहां पर C इज इक्वल टू वाई है। मतलब ये कौन सा पॉइंट हो गया? ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। आई होप कि समझ में आया। अब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ठीक है, अब बेटा ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? बेटा ये एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड सबसे पहले वीडियो में डिस्कस किया था मैंने। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, और एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम ये दोनों हमेशा बराबर होंगे इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। तो बेटा इसका ग्राफ कैसे बनेगा? जैसा 45 डिग्री के एंगल पे बनता है। तो बेटा सेम ग्राफ है, ये दोनों क्या हैं? सेम ग्राफ हैं, लेकिन एक ग्राफ किसके बीच में बन रहा है? कंजप्शन और इनकम के बीच में बन रहा है, और दूसरा ग्राफ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में बन रहा है। तो बेटा अब ये जो पॉइंट है जहां पर AD इज इक्वल टू AS है, ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ठीक है, तो बेटा दोनों ग्राफ सेम है ना, दोनों ही ग्राफ सेम है, लेकिन अगर किसी ग्राफ में कंजप्शन और इनकम के बीच में ग्राफ बन रहा है तो वो कौन सा पॉइंट आएगा? ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। और अगर किसी ग्राफ में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में ग्राफ बन रहा है तो वो कौन सा पॉइंट आएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब बेटा इक्विलिब्रियम क्या होता है? अभी तक क्या पढ़ा अपन ने कि इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहां पर एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर हो जाए? एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए। ठीक है, अब बेटा इस इक्विलिब्रियम को समझने के लिए, है ना, इस इक्विलिब्रियम को समझने के लिए दो अप्रोचेस हैं, दो तरह की मेथड्स हैं, ऐसा समझो। ठीक है, पहली मेथड है ADS अप्रोच। पहली मेथड को क्या बोला जाता है? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। और सेकंड जो अप्रोच है, सेकंड जो मेथड है वो है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। कौन सी अप्रोच? सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, तो पहले इस वीडियो में मैं आपको ADS अप्रोच अच्छे से पढ़ाता हूं बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से गारंटी आएगा आपके पेपर में। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। किस लिए? इक्विलिब्रियम को समझने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो बेटा बहुत 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 ध्यान से सुनना, सुनो मेरी बात, इधर देखो, बहुत ध्यान से आराम से मेरी बात सुनना, मत भगाना वीडियो। अगर ये वाला एग्जाम्पल आपके दिमाग में बैठ गया, ये वाला टॉपिक आपके दिमाग में बैठ गया, तो अगले दोनों चैप्टर, मतलब ये और अगला चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आराम से जो समझा रहा हूं शांति से सुनते चलो और समझते चलो। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना कि ADS अप्रोच अपन क्या पढ़ रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच टू अंडरस्टैंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब बेटा इक्विलिब्रियम कब बनेगा? जब क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होगा? एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा। तो बेटा जब डिमांड और सप्लाई बराबर हैं, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हैं, तब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल जैसा चलना चाहिए सारी चीजें वैसे चल रही है। ठीक है, लेकिन लेकिन अब एग्रीगेट ऐसा तो होगा नहीं बेटा कि सब टाइम डिमांड और सप्लाई क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा? कभी डिमांड ज्यादा होगी, कभी डिमांड कम होगी। तो बेटा जब एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दो सिचुएशन और बन सकती है। कौन कौन सी? कि जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो या फिर एग्रीगेट डिमांड कम हो।
तो बेटा उन दोनों सिचुएशन में समझेंगे कि जब ऐसा होगा तो इकोनॉमी में क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। तो पहली सिचुएशन समझते हैं कि जब मैंने क्या कहा, इक्विलिब्रियम है तब कोई टेंशन नहीं है, लेकिन दो और सिचुएशन बन सकती है। उसमें पहली सिचुएशन अपन समझ रहे हैं कि जब एग्रीगेट डिमांड किससे ज्यादा हो, एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो। अब बेटा इस चीज को मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, बस सुनते चलना कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, आराम से समझ में आएगा सारी चीजें। देखो, मान लो कि पूरी एक इकोनॉमी है, एक पूरी इकोनॉमी है जिसके अंदर एक पूरी इकोनॉमी में टोटल 30 लोग हैं। कितने लोग हैं? टोटल 30 लोग हैं जो एबल भी हैं और विलिंग भी हैं काम करने के लिए। मतलब एक पूरी इकोनॉमी है जिसके अंदर 30 ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते भी हैं और जो काम करने लायक भी हैं, एबल भी हैं। ठीक है, कितने हैं? 30 हैं। ठीक है, अभी तक बात समझ में आई। अब आगे बात करते हैं कि इस पूरी इकोनॉमी में एक फैक्ट्री है। क्या है? एक फैक्ट्री है बेटा, और ये फैक्ट्री काई की है? पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का मतलब वो बिस्लेरी की 1-1 लीटर की बोतल देखते हो ना, ठीक है, जो पैकेज वाटर आता है उसकी फैक्ट्री है। ठीक है, एक इकोनॉमी में कितने लोग हैं? 30 लोग हैं, एबल और विलिंग, और उस इकोनॉमी में काई की फैक्ट्री है बेटा? पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की फैक्ट्री है। ठीक है, अब आगे समझो। अब बेटा इस फैक्ट्री में, है ना, इस फैक्ट्री में एक शिफ्ट होती है कितने घंटे की? 8 घंटे की। इस फैक्ट्री में एक शिफ्ट 8 घंटे की होती है, और इस फैक्ट्री में एक शिफ्ट में कितने लोगों की जरूरत होती है? 10 लोगों की जरूरत होती है। कितने लोगों की जरूरत होती है? 10 लोग की जरूरत होती है। और एक शिफ्ट में, मतलब 8 घंटे की एक शिफ्ट में, ये 10 लोग मिलके कितने प्रोडक्ट बनाते हैं? 500 प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बेटा जो पूरा एग्जाम्पल लिया उसको वापस से समझा देता हूं कि एक पूरी इकोनॉमी है जिसके अंदर 30 लोग काम करने लायक और काम करने की इच्छुक हैं, एबल एंड विलिंग, और उस पूरी इकोनॉमी में एक फैक्ट्री है काई की? पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की। ठीक है, पानी की फैक्ट्री है। अब इस फैक्ट्री की एक शिफ्ट 8 घंटे की होती है, और 8 घंटे की इस शिफ्ट में कितने लोग काम करते हैं? 10 लोग काम करते हैं। और 10 लोग मिलके एक शिफ्ट में कितने प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा? तो 500 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इतना अपने को समझ में आया। अब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, अगर ये एग्जाम्पल मैंने आपके दिमाग में अच्छे से बैठा दिया तो कहीं कोई क्वेश्चन नहीं रुकने वाला, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्लो समझा रहा हूं ताकि समझ में आए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। बेटा पानी की फैक्ट्री है, तो मान लो मंथ चल रहा है फरवरी, ये फरवरी महीना चल रहा है। अब बेटा फरवरी महीना होता है तो थोड़ी सी ठंड होती है ना, थोड़ा सा ठंडा माहौल रहता है। अब फरवरी महीना है और ठंड का मौसम है, तो पानी की डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी? ऑब्वियसली क्या होगी? कम होगी। तो लेट्स सपोज, मान लेते हैं कि फरवरी महीने में 500, एक मिनट, फरवरी महीने में जो एग्रीगेट डिमांड है वो कितने यूनिट की है? 500 यूनिट की है। कितनी डिमांड है? 500, है ना। अब ये जो फैक्ट्री वाला है, अब ये क्या कर रहा है कि 8 लेबर को लेता है और एक शिफ्ट चलाता है। एक शिफ्ट में कितने का प्रोडक्शन हो जाता है इसका? 500 यूनिट का प्रोडक्शन हो जाता है। तो बेटा फरवरी महीने में वो एक शिफ्ट चला के कितने यूनिट सप्लाई कर रहा है? 500 सप्लाई कर रहा है। तो फरवरी में एग्रीगेट सप्लाई भी कितनी हो गई? 500 हो गई। समझ में आया? क्या इक्विलिब्रियम बन गया? बिल्कुल बन गया। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर है? एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बेटा जैसे ही हम लोग फरवरी से मार्च में शिफ्ट हुए, तो बेटा मार्च में क्या होता है? गर्मी बढ़ने लगती है ना। फरवरी में तो ठंड मौसम रहता है, लेकिन मार्च में अचानक से गर्मी बढ़ने लगती है। तो बेटा गर्मी बढ़ेगी तो क्या पानी की डिमांड बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो मान लेते हैं कि मार्च महीने में जो एग्रीगेट डिमांड है वो कितनी हो गई? वो हो गई 1000। ठीक है, कितनी हो गई डिमांड? 1000 हो गई। अब
बेटा बहुत ध्यान से सुनना। मान लो कि इस फैक्ट्री के जो मालिक हो वो आप हो, ठीक है। फैक्ट्री के मालिक कौन हो? आप हो। अब मार्केट में डिमांड ज्यादा है, मार्केट में अच्छी डिमांड आ रही है, तो आप क्या करोगे? एक शिफ्ट और चलाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड है। तो डिमांड ज्यादा है तो अपन क्या करेंगे? प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और एक शिफ्ट और चला लेंगे। तो वो क्या करेगा? ये यहां से 10 लोगों को और लेगा, एक शिफ्ट और चलाएगा। अब ये 2 शिफ्ट में काम कर रहा है, तो बेटा दूसरी शिफ्ट में भी 500 का प्रोडक्शन हुआ, पहली शिफ्ट में भी 500 का प्रोडक्शन हुआ। टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया? 1000 हो गया। तो अब इसने मार्केट में कितने सप्लाई किया? 1000 सप्लाई किया। क्या इक्विलिब्रियम बन गया? बिल्कुल बन गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर हो गई? एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो गई। अब अप्रैल महीने में चलते हैं बेटा, देखो ध्यान से। अब क्या हुआ? अप्रैल महीने में गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो गर्मी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। अब डिमांड बढ़ेगी तो आप अगर उस फैक्ट्री के मालिक हो तो आप क्या करोगे कि प्रोडक्शन क्या करते हैं? और बढ़ाते हैं। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? एक शिफ्ट और चला लेंगे। जैसे ही एक शिफ्ट चलाई, ठीक है, जैसे ही एक शिफ्ट चलाई तो 500 500 और 500 कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हो गया? 1500। और मान लो कि एग्रीगेट डिमांड अप्रैल में कितनी है? 1500 है, और हमने 3 शिफ्ट चला ली तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई भी कितना हो गया? 1500 हो गया, ठीक है। बेटा इस एग्जाम्पल को अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं वापस से अपने टॉपिक पे, ठीक है। ध्यान से सुनो, है ना, पूरा फोकस यहीं रखना। ये एग्जाम्पल क्यों समझाया ये अब समझ में आने वाला है आपको, ठीक है। बेटा पहली सिचुएशन हम क्या पढ़ रहे हैं? एडीएस अप्रोच। और एडीएस अप्रोच में पहली सिचुएशन क्या? कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगी तो इकोनॉमी पे क्या क्या इफेक्ट आएंगे। तो बेटा क्या क्या इफेक्ट आएंगे, ध्यान से सुनो। बेटा जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो अपन क्या सोचेंगे कि एक शिफ्ट बढ़ाना है। क्या करेंगे? एक शिफ्ट बढ़ाएंगे। तो बेटा जैसे ही एक शिफ्ट बढ़ाई, तो एक शिफ्ट बढ़ाई तो हमारा आउटपुट क्या हो गया? आउटपुट क्या होता है कि कितने गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो। तो हमारा आउटपुट क्या हो गया? बढ़ गया। पहले 500 यूनिट बना रहे थे, एक शिफ्ट बढ़ाई तो 1000 का प्रोडक्शन हो गया। तो एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है तो हमने क्या किया? एक शिफ्ट बढ़ाई, और एक शिफ्ट बढ़ाते ही हमारा आउटपुट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया सर। आई होप कि ये वाला पॉइंट समझ में आया। अब आउटपुट इंक्रीज हो गया। अब मैं पूछूं कि एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि पहले हमने एक शिफ्ट में 10 लोगों को रखा हुआ था, दूसरी शिफ्ट चलाई तो 10 लोगों को और रोजगार दे दिया, तो हमारा एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? बढ़ गया। और इनकम की बात करूं तो बेटा इनकम बढ़ेगी या कम होगी? बेटा इनकम भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आउटपुट बढ़ा है, तो आउटपुट बढ़ा है तो हम प्रोडक्ट ज्यादा बेचेंगे तो हमारी इनकम भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बेटा जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है तो 3 इफेक्ट तो मैंने आपको समझा दिए। क्या? कि जब डिमांड ज्यादा है मार्केट में तो हम क्या सोचेंगे? एज ए मालिक क्या सोचेंगे? कि हम एक शिफ्ट बढ़ाते हैं। जैसे ही एक शिफ्ट बढ़ाई तो हमारा आउटपुट बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, इनकम बढ़ गई। अब चौथा पॉइंट ध्यान से समझो, देखो चौथा पॉइंट है बेटा प्लान्ड इन्वेंट्री, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? प्लान्ड इन्वेंट्री। अब प्लान्ड इन्वेंट्री होती क्या है, तो एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं, उससे समझते हैं। बेटा मान लो कि ये एक कपड़ों की शॉप है। क्या है? एक कपड़ों की शॉप है और दिवाली आने वाली है, ठीक है। तो कपड़ों की शॉप है और दिवाली आने वाली है, मतलब सीजन आने वाला है, ठीक है, डिमांड आएगी अच्छी। तो बेटा हर शॉप वाले को ये पता होता है कि उसका कितना माल बिक जाएगा, कितने के कपड़े बिक जाएंगे। तो मान लो कि ये जो शॉप का ऑनर है, इसने दिवाली के हिसाब से सोचा कि यार मेरा 1 लाख के प्रोडक्ट तो बिक ही जाएंगे, 1 लाख का माल तो बिक ही जाएगा। तो इसने क्या किया? 1 लाख के कपड़े मंगा के और अपने गोडाउन में रख लिए, ठीक है। दिवाली की तैयारी करी कि 1 लाख के कपड़े मंगा के और रख लिए। तो बेटा प्लान इन्वेंट्री क्या हुई? जो वो 1 लाख के इसने कपड़े मंगाए ना, वो ही होता है क्या? प्लान्ड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक,
और प्लान का मतलब जो आपने प्लान किया हुआ है। तो आपने कितना 1 लाख के कपड़े इन्वेंट्री रखी कि 1 लाख का माल तो मेरा बिक जाएगा। समझ में आया? अब बहुत ध्यान से सुनना, अपनी सिचुएशन कौन सी चल रही है? जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी एग्रीगेट सप्लाई से, तो बेटा बहुत ध्यान से सुनना कि ये जो ऑनर है इसकी शॉप थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जिस गली में इसकी शॉप थी उस गली में 3 से 4 दुकानें और थी। जिस गली में इन भाई साहब की दुकान थी उस गली में 3-4 शॉप और थी जो कपड़े बेचती थी, ठीक है। तो अब ये 3-4 शॉप जो थी ये कॉम्पिटिटर थे। इनके हिसाब से इसका क्या कितना प्रोडक्ट बिक जाता था कि 1 लाख का तो माल बिक ही जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि कुछ कारणवश, है ना, कुछ रीजंस की वजह से ये जो 3-4 दुकानें थी ये क्या हो गई? बंद हो गई। क्या हो गई? बंद हो गई। तो अब बेटा 3-4 जब दुकानें बंद हो गई तो सारे लोग कहां पर आने लगे? इस शॉप पर आने लगे कपड़े खरीदने, ठीक है। तो अब इन भाई साहब ने क्या सोचा था कि कितने का स्टॉक बिक जाएगा? 1 लाख का। तो बेटा अब इनकी दुकान पे डिमांड बढ़ी या कम हो गई? बढ़ गई। तो अगर डिमांड बढ़ गई तो बेटा इनका जो ये 1 लाख का स्टॉक है, जो 1 लाख की प्लान इन्वेंट्री है, वो कम पड़ जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? कम पड़ जाएगी, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है तो जो प्लान इन्वेंट्री है वो प्लान इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल, ठीक है। बेटा वापस से पूरा टॉपिक ध्यान से समझो 1 मिनट में। मैंने कैसे समझाया कि इक्विलिब्रियम को समझने के लिए 2 अप्रोच। पहली अप्रोच है एडीएस अप्रोच। एडीएस अप्रोच में भी 2 कंडीशन। तो पहली सिचुएशन क्या कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से क्या हो? ज्यादा हो। तो बेटा सिर्फ इतना सा सोचना है, सिर्फ दिमाग में इतना सा रखना है कि जब डिमांड ज्यादा होगी, जब डिमांड ज्यादा होगी तो फैक्ट्री की एक शिफ्ट बढ़ाओगे या कम करोगे? तो बढ़ाएंगे। बढ़ाते ही क्या होगा? आउटपुट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और प्लान इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, तो डिमांड ज्यादा है तो अपना स्टॉक क्या हो जाएगा? कम पड़ जाएगा। तो प्लान इन्वेंट्री पे क्या इफेक्ट आने वाला है कि प्लान इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल, ठीक है। तो ये चारों इफेक्ट आएंगे जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगी। अब उल्टा समझते हैं, ठीक है। उल्टा क्या समझते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई जब ज्यादा होगी एग्रीगेट डिमांड से, या फिर एग्रीगेट डिमांड कम होगी, ठीक है। तो अब समझते हैं दूसरी सिचुएशन। चलो अब सेकेंड सिचुएशन समझते हैं। बेटा सेकेंड सिचुएशन क्या कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो। हमने पहली सिचुएशन क्या देखी कि एग्रीगेट डिमांड जब ज्यादा होगी तो इकोनॉमी पे क्या क्या इफेक्ट आएंगे? इनकम बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और प्लान इन्वेंट्री कम हो जाएगी। सेकेंड सिचुएशन देखते हैं बेटा, उसी फैक्ट्री से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो बेटा ध्यान से सुनो। बेटा सेकेंड सिचुएशन है कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होगी। तो बेटा मान लो कि अपन ने अप्रैल तक का महीना देखा, पीक गर्मी थी, पूरे फैक्ट्री में प्रोडक्शन चल रहा था 24 घंटे। लेकिन मान लो कि जुलाई अगस्त का महीना आ गया, ठीक है। जुलाई अगस्त में क्या होती है? बारिश होती है। और जैसे ही बारिश होती है तो गर्मी कुछ कम हो जाती है, ठीक है। तो बेटा गर्मी कम हुई, ठीक है। गर्मी जैसे ही कम हुई तो पानी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अभी तो बहुत डिमांड है, जैसे ही बारिश हुई तो पानी की डिमांड क्या हो गई? कम हो जाएगी। तो बेटा अब अगर आप फैक्ट्री के मालिक हो, ठीक है, तो अब मार्केट में डिमांड कम हो गई और आपकी सप्लाई ज्यादा है। तो बेटा आप बताओ सोच के कि आप शिफ्ट बढ़ाओगे या कम करोगे? क्या करेंगे? शिफ्ट को कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। तो बेटा मार्केट में डिमांड कम हो गई तो एक शिफ्ट कम करेंगे। अब बेटा जैसे ही शिफ्ट कम करी, ठीक है, जैसे ही अपन ने शिफ्ट कम करी तो हमारा आउटपुट क्या हो गया? कम हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट कम हो जाएगा। जैसे ही शिफ्ट कम करी तो हमारा एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो गया? कम हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक शिफ्ट कम करी तो हम लोगों ने कुछ लोगों को बाहर
निकाल दिया कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, हमने नौकरी से निकाल दिया, तो अब एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, कम हो गया। और इनकम, इनकम क्या हो जाएगी बेटा, इनकम भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कम हो गया तो इनकम भी कम हो जाएगी। अब फोर्थ पॉइंट बेटा, फोर्थ पॉइंट क्या, प्लान इन्वेंट्री। अब प्लान इन्वेंट्री को कैसे समझा था, उसी एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है बेटा। प्लान इन्वेंट्री, अब प्लान इन्वेंट्री को कैसे समझाया था मैंने, कि वो जो शॉप है, वो अंकल जो हैं, वो कितने का स्टॉक लेके बैठे, 1 लाख का स्टॉक लेके बैठे। अब 1 लाख का स्टॉक था, उनने सोचा कि 1 लाख का माल तो बिक जाएगा, लेकिन अचानक से क्या हुआ, इन अंकल की गली में 3 से 4 दुकानें खुल गई, 3 से 4 दुकान ओपन हो गई, कपड़ों की वो दुकान ओपन हो गई। तो बेटा इन अंकल का कंपटीशन और क्या हो गया, बढ़ गया। तो बेटा अब जो कस्टमर है, वो कुछ कस्टमर अंकल की दुकान पे जाएंगे और बाकी कस्टमर बाकी लोगों की दुकान पे जाएंगे। तो अंकल ने तो क्या सोच के प्लानिंग करी थी कि 1 लाख के प्रोडक्ट मेरे बिक जाएंगे, 1 लाख के कपड़े बिक जाएंगे। लेकिन अब क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ने की वजह से अंकल की दुकान पे डिमांड कम हो गई। तो बेटा अगर डिमांड कम हो गई तो जो इनका 1 लाख का स्टॉक है ये ज्यादा हो जाएगा, उनके हिसाब से बिका नहीं सामान, तो अब उनके पास इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी कैसे, क्योंकि जितना उन्होंने सोचा था उतना नहीं बिका, वो सारा का सारा स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है। तो प्लान इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, प्लान इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड, सॉरी वुड, सॉरी would rise above the desired level। ठीक है, तो बेटा ये था आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। 2 मिनट में पूरा वापस से रिवाइज करते हैं, जिस अप्रोच से मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसी अप्रोच से पढ़ना बेटा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। एग्जाम्पल्स दिमाग में रखना। ठीक है, 2 सिचुएशन पढ़ी बेटा, एक पढ़ी अपन ने कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो, और दूसरा जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से क्या हो, कम हो। दोनों को ही हमने एक फैक्ट्री के एग्जाम्पल से समझा। जब डिमांड ज्यादा है, देखो ध्यान से, जब डिमांड ज्यादा है तो आप क्या करोगे, एक शिफ्ट बढ़ाओगे। बेटा सिर्फ इतना सा सोचना है कि शिफ्ट बढ़ाएंगे या कम करेंगे, सारे आंसर्स अपने आप आ जाएंगे। तो बेटा जब डिमांड ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट बढ़ाएंगे। शिफ्ट बढ़ाते ही क्या हो जाएगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, आउटपुट बढ़ गया, इनकम बढ़ गई। और डिमांड ज्यादा है तो हमारी प्लान इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। जितना स्टॉक सोचा था उससे ज्यादा डिमांड है तो हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्लान इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल। अब इस वाले सिचुएशन में सोचते हैं बेटा, मान लो कि मार्केट में डिमांड कम है, तो डिमांड कम है तो आप एक शिफ्ट बढ़ाओगे या कम करोगे, सिर्फ इतना सा सोचना है कि शिफ्ट बढ़ानी है या कम करनी है। तो बढ़ाओगे या कम करोगे, तो कम करेंगे। जैसे ही कम करेंगे तो आउटपुट कम, एम्प्लॉयमेंट कम, इनकम कम। और मार्केट में डिमांड कम है, आपने स्टॉक ज्यादा रख रखा था, तो डिमांड कम है, तो डिमांड कम है तो आपका स्टॉक क्या हो गया, बढ़ गया अपने आप। क्यों? क्योंकि आपने जिस हिसाब से सोचा था उस हिसाब से सामान नहीं बिका, तो आपकी प्लान इन्वेंट्री वुड राइज अबाउ द डिजायर्ड लेवल। ठीक है, तो बेटा ये था अपना इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर का पहला टॉपिक, इक्विलिब्रियम की पहली अप्रोच, एडीएएस अप्रोच। 4 नंबर का क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं यहां से आने के। ठीक है, तो बहुत आराम से एग्जाम्पल को दिमाग में बिठाना और अपनी कॉपी में अभी के अभी नोट्स बनाना। एक बार खुद रिवाइज कर लेना बेटा कॉपी में कि जब ये सिचुएशन होगी तब क्या होगा, जब ये सिचुएशन होगी तब क्या होगा। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के साथ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज यार, नया चैनल है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।